नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। कमल भैया ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो उन्होंने हमने 2 राउंड में ये पूरा प्लान किया था, डिस्कशन प्लान किया था हमने कि मध्य प्रदेश में जो चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस तरह की चर्चा करें। ये हमारी संसद है और हम लोग लगभग हर शाम यहाँ बैठते हैं। आज रविवार के दिन विशेष सत्र को बुलाया गया था, इसीलिए बुलाया गया था ताकि हम इसको अंजाम दे पाए और पूरे चुनावी जो नतीजे उस पर निष्कर्ष कर पाए। हम लोग रोज बहस करते थे। आपका परिचय कराता हूँ, ये अनिल भैया हैं। ये चुनावी समझ इनकी बहुत अच्छी है यहाँ के मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में। इनको आप पहचानते हैं? नरेश ग्रोवर हूँ। नरेश ग्रोवर जी, आप पहले बता दूं कि सत्य अशोका होटल के ओनर हैं, मालिक हैं, हम सबके बड़े भाई हैं और कमल ग्रोवर भैया के बड़े भाई हैं। ये जयंत वर्मा जी हैं, ये बहुत मशहूर पत्रकार हैं। और मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, रिटायर्ड सुप्रीम पुलिस सीबीआई डिपार्टमेंट से हूँ। ये सीबीआई में रहे हुए हैं, सीबीआई के एसपी रहे हुए हैं और मैं संजय सिन्हा। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चूंकि हमारी बातचीत पिछले काफी समय से चल रही थी कि चुनावी नतीजे क्या आएंगे। और सबसे पहले कमल भैया, नरेश भैया आपसे बातचीत करता हूँ। जी बोले। हमारी संसद की इस बैठक में आप इकलौते व्यक्ति थे जो शुरू से कहते थे कि 150 से ऊपर सीट आएगी। तो आपका यह आकलन किस आधार पर था? मेरा आचरण इस आधार पर था, मैं लोगों से मिलता था और खासकर मैंने लाडली बहनों को जब बात किया तब देखा कि लाडली बहनें बड़ी खुश है और उनके परिवार के ऊपर उन्हीं की बस चल रही है। अगर उनका हस्बैंड ना भी कह रहा है या उनका बेटा कि मैं वोट नहीं दूंगा, उनने बोला नहीं, शिवराज जी ने हम लोग को लाडली बहन बनाया है, इसलिए वोट उन्हीं को देना है। दूसरा, मेरे ऑफिस के बाजू में एक गैस एजेंसी है और गैस एजेंसी में मैं ऑफिस में जब भी गया हूँ पीछे कुछ समय से, तो देखा बहुत सारी स्त्रियां वहां खड़ी रहे, लाडली बहनें खड़ी थी। मैंने पूछा आप लोग कैसे खड़ी? तो बोले वो गैस जो है उस पर सब्सिडी मिल रही है, उसके हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। मैंने अच्छी बात है। कुछ लोगों से मैंने पूछा कि आपको मिला क्या? तो 2-3 बहनों ने बताया कि हाँ, हमारे खाते में 500 रुपए आ गए हैं सब्सिडी के। तो फिर मैं 2-3 दिन के गैप के बाद फिर मैंने देखा कि कुछ पुरुष भी अब बहुत सारे खड़े हुए हैं। तो शिवराज सिंह जी की एक योजना आई कि उन्होंने अगर बोला कि घर के मुखिया के नाम भी अगर कनेक्शन है तो वो बहन के नाम ट्रांसफर हो सकता है और उसको भी गैस की सब्सिडी मिलेगी। तो वो वहां देखा, बगल में मेरे एक प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं जो फोटो कॉपी वगैरह करते, तो उनके यहाँ डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी कराने के लिए बहुत सारी स्त्रियां और बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो मैंने बोला कि किस लिए खड़े हैं? फिर मैंने उनसे पूछा आप वोट किसको दोगे? तो बोले स्वाभाविक है, हम लाडली बहना का हमको पैसा मिल रहा है, गैस की सब्सिडी मिल रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम बीजेपी को, आपका कहना यह है कि मोदी जी को वोट देंगे। गैस में सब्सिडी। जय भैया, आप तो पत्रकारिता करते हैं। नरेश भैया का यह कहना है कि लाडली बहन योजना का जो लाभ था बहनों को मिला वो, और जो गैस में सब्सिडी है वो, ये विनिंग फैक्टर रहे जो 161 सीट की ओर बढ़ रही है बीजेपी, तो वो उसका मतलब वो फैक्टर है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे भी घर में आसपास जो काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ के कट्टर कांग्रेसी रहे हैं और हमारे तरुण भानोद जी के काफ़ी वो मतलब उनके आने जाने वाले हैं। पर उनकी पत्नियों ने सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। उन्होंने कहा भाई भैया हमको तो 1250 रुपये भेज रहे हैं। मतलब उनकी जो शिवराज सिंह जी के साथ जो रैपर है वो ऐसा रैपर है कि वो मतलब घर घर में जैसे घुसे हुए हैं, वो भैया उनको मानती हैं। तो मुझको यही लगता था कि ये मध्य प्रदेश में तो ये लहर आएगी है इस प्रकार की, और वही दिखा भी है कि भैया आपसे पूछना तो मैं नरेश जी के और जयंत वर्मा जी के बात से सहमत हूँ कि आज से 4-5 महीना पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही थी, लेकिन शिवराज सिंह ने जो ट्रम्प कार्ड खेला, लाडली बहना ला के, और लाया भर नहीं, उन्होंने हर महिलाओं के अकाउंट में 1250 रुपया जमा किया। 3,000 का वादा किया है। हाँ, और 3,000 का वादा किया है और इस तरह से करीब 5 इंस्टॉलमेंट उन्होंने जमा कर दिए थे। कांग्रेस वालों ने बोला था, कमलनाथ जी ने बोला था कि भाई हम 1,500 रुपये देंगे, वो बोले थे देंगे, और शिवराज सिंह ने देना शुरू कर दिया था। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा और लाडली बहना योजना जो आई है वो गेम चेंजर था बीजेपी के लिए। अरे भैया आप? मेरे भी लगभग यही सेम विचार है, लाडली बहना वाला। और मैं चूंकि कैंट क्षेत्र से आता हूँ, यहाँ पे अशोक रोहाणी जी चुनाव लड़ते हैं, ईश्वरदास रोहाणी जी के पुत्र हैं वो, और उनकी जो काम करने की जो शैली है और हर गरीब को और उनको
शिक्षा के क्षेत्र में किताबें दिलाना, मेडिकल उपचार कराना, तो उससे मेरे को ये तो लगी गया था कि कैंट तो अपन जीत ही रहे। अब रहा सवाल मध्य प्रदेश का, तो पिछली बार 109 सीटें आई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चूंकि बाद में आए थे, और ये मैंने मान लिया कि 109 मान लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी अगर मान लीजिए चंबल से हार मिलती है तो 109 तो हम आए ही हैं। अब हम कहाँ प्लस हो रहे हैं, तो ऐसा देखते देखते जब आकलन किया तो मेरा ये अंदाज था कि मेरा 161 का तो अंदाज था ही नहीं, 135 तक का मेरा उसमें अंदाज। एक चीज पे मैं चर्चा करूं, भैया मेरा फेसबुक में ऑन कर लेंगे, मेरा वॉल को ऑन कर लीजिए, मैं एक बार देखना चाहता हूं। आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा पैनल है हमारा ये, और ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में दक्ष लोग हैं, और इन सभी लोगों का डायरेक्टली राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लोग राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, किसी पार्टी से जुड़े हुए भी नहीं है। ये लोग जो बातचीत कह रहे हैं बिल्कुल निश्चल भाव से वो बातचीत कह रहे हैं कि ये जो चुनाव जीता गया है इसमें जैसा कि अपने राजकुमार भैया ने कहा है कि आपने जो कहा है जी। कि ये पुलिस अधिकारी रहे हैं, एसपी थे सीबीआई में, दिल्ली में पोस्टेड थे, और जो इन्होंने जो बात कही है कि चुनाव बीजेपी हार रही थी लेकिन ये गेम चेंजर रहा है जी। तो इसका मतलब ये चुनाव जो लड़ा गया है ये वास्तव में विकास के नाम पर या किसी और के नाम पर नहीं लड़ा गया, देखिए या मेरे पिछले हिसाब से प्रीवियस काम पर नहीं लड़ा गया। नहीं शुद्ध जो इस बार चुनाव लड़ा गया, जो शुद्ध चुनाव लड़ा गया वो लाडली बहना योजना के चलते लड़ा गया। विकास तो था, विकास हुआ, लेकिन उस पर ज्यादा इन लोगों ने जोर नहीं दिया। और फिर ना राम मंदिर का यहाँ पर कोई वो चला, ना हिंदू फॉर्मेशन का कुछ चला। हमारे हिसाब से सिर्फ लाडली बहना योजना ने काम किया। जैन भैया, आप तो चूंकि पत्रकारिता की दुनिया को जानते हैं, समझते हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या ये ट्रेंड सही है कि सिर्फ आखिरी चुनाव के आखिरी 6 महीने पहले हम कोई चीज ऐसी बहुत बड़ी पॉपुलर घोषणा कर दें, उस आधार पर चुनाव जीत जाए, सही है क्या? ये सही है या गलत है ये तो नहीं कह सकते, पर ये भारत की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, जिसमें कि अच्छा, लाडली बहना योजना के साथ जो सबसे बड़ी बात है, सरकार की किसी भी योजना के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। ये इसका पूरा एग्जीक्यूशन ऐसा हुआ कि हर कोई के घर में मतलब अकाउंट में पैसा। तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, पैसा पहुंच गया लोगों के पास, लेकिन चुनाव में अगर ये गेम चेंजर है आप लोगों के मुताबिक, क्योंकि पहले सत्र में जब हमने बात की थी तो इस पर चर्चा लोगों ने कहा था, जैसे कमल भैया से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि लाडली बहना योजना से ज्यादा इंपॉर्टेंट था सनातन का जो की सोच थी कि सनातन जो है उसकी जीत हुई है, उस आधार पर जीत हुई है। लेकिन आप सभी लोगों ने लगभग ये माना है कि लाडली बहना योजना और गैस सब्सिडी वो जीत की वजह है, तो इसका मतलब है कि 4.5 साल। हाँ, मैं कमल भैया से सहमत हूँ, ये सनातन धर्म की जीत है। ये आप अभी कह रहे हैं, पहले आपने पहले दौर में लाडली बहना योजना कहा था, पहले भी कहा था, तो अभी आपके विचार बदल गए हैं? नहीं हाँ। सनातन धर्म की भी जीत है ये। भैया आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा था कि दोनों की है। आप भैया यहाँ इधर आए ना? नहीं, आप बैठक में शामिल हो जाइए। नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहीं से बोल रहा हूँ, सबको मालूम, अपने वो होटल में बैठते हैं अपन लोग। कि कुर्सी है ना वहाँ पर बैठने की? मेरा हमेशा ये कहा मैंने आपको पहले सत्र में कि लाडली बहना योजना के साथ सनातन की जीत, हाँ, दोनों का मैंने देखा। नरेश भैया मैंने बोला। आप सनातन के बारे में आपने नहीं चर्चा की थी, आप सनातन को मानते हैं? मैं कमल जी से सहमत हूँ कि सनातन धर्म तो इसकी जड़ में है, इस जीत की जड़ में सनातन धर्म। ये आप लोग सेकेंड राउंड में बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं, परंतु आपने मेरे से पहले यही पूछा कि जीत का कारण जो इमीडिएट, तो ये जो हुआ सनातन धर्म तो जड़ में है, क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ और मैं कहते मेरे से आपकी चर्चा भी हुई कि अब सनातन धर्म और सनातन की बात बहुत होने लगी है, और सही मायने में ये जागरूकता पैदा की है अपने धर्म के प्रति, जो कि अपने बोले हिंदू बोलने में लोग हिचकिचाते थे, अब हिंदू बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं अपने आप को कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। तथा अब मैं देखता हूं, दूसरों की बात क्या करूं, मैं भी मंदिर जाता हूं, अगर मुझे मंदिर में पंडित जी चंदन का टीका लगाते हैं तो मैं उसको टीके को पूरा दिन लगाए रखता हूं। तो जड़ में तो सनातन धर्म है ही, परंतु ये जो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं तो इसमें कैटेलिस्ट है, केमिस्ट्री में कैटेलिस्ट का काम करते हैं, तो लाडली बहना ने और जो गैस सिलेंडर जो दिया गया ये बहुत अच्छी बात है, ये थोड़े समय के लिए लाभदायक है, परंतु बहुत दूर तक ये सब ऐसी योजनाएं लाभदायक नहीं है। हमें आत्मसम्मान से लोगों को जीना सिखाना चाहिए। पूरी जो हमारी बहस बदल गई पूरी 100 से। जी भैया बता कुछ।
मैंने जैसे आपसे कहा कि 135 सीट आएंगी, तो उसका आधार लाडली बहना तो ये हमारा तो आ ही गया इंस्टेंट, जो कैटलिस्ट वाली बात इन्होंने कही। और लाडली बहना की वजह से 164 हो गई, जबकि हमारा अनुमान नहीं था। लेकिन विजय श्री मिलेगी बीजेपी को, यहाँ सरकार बनेगी, उसके पीछे मूल जड़ सनातनी था। एक बात बताइए, आपसे शुरू करूंगा फिर घूम करके आपके पास, एक ही सवाल को बारी बारी सबके पास ले जाता हूँ जी, सबके विचार लेने के लिए। आपसे शुरू करता हूँ कि क्या बीजेपी को ये उम्मीद थी कि वो इतनी ज्यादा वोट मतलब सीटों के साथ मध्य प्रदेश में जीतने जा रही है दोबारा? मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का हाईकमान में जो व्यक्ति बैठे हैं, उन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि इनका अपना अनुमान जो था 150 सीट के आसपास का था। मेरा प्रश्न है कि बीजेपी को ये उम्मीद थी कि 150 है जो जीत आई है, जो वोटों की आंधी 150 सीट बीजेपी का अनुमान तो था कि उनको आएंगी। प्रश्न फिर समझ लीजिए। हाँ। बहुत सिंपल प्रश्न है, क्या बीजेपी के आला कमान को ये उम्मीद थी? अगर ये उम्मीद थी तो बीजेपी के आला कमान ने राष्ट्रीय नेताओं को यहाँ क्यों उतारा? बीजेपी को उम्मीद जो थी वो 130 सीट के करीब थी। उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं को इसलिए उतारा कि वो एक कंफर्टेबल मेजोरिटी में आ पाए, ऐसा मैसेज दें लोगों को। तो उसका प्रभाव कुछ ना कुछ तो पड़ा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सारे बीजेपी के जो स्टालवर्ड उतारे गए थे वो सबके सब जीते हैं। परंतु मैं ग्राउंड में घूमता था, मैं राजकुमार शुक्ला एसपी जो सीबीआई रहे हैं, इनके साथ जब मैं पहले घूम रहा था आज से 4 महीने पहले, तो लाडली बहना के जब पैसा आना शुरू किया तो इनके भाई गांव में हैं, वो सरपंच भी रहे, तो बोले लोग बहुत खुश हैं, लाडली बहनों को पैसा आया, दूसरे दिन बैंक से पैसा निकाला और खर्चा करना शुरू किया, मार्केट की इकोनॉमी को सुधार रही है। फिर घूम करके लाडली बहना योजना पर आ रहे हैं। मैं फिर क्योंकि गेम चेंजर तो लाडली बहना ही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि देर से देर बीजेपी ये बात नहीं मानेगी कि लाडली बहना गेम चेंजर योजना है, क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा नहीं है। क्योंकि इसका मतलब 4.5 साल में कुछ काम नहीं किया है, आपने आखिर में जाकर के आंख के 2 कांटे निकाल दिए और आप जीत गए हैं। तो ये हमें लग रहा है तत्कालिक, लेकिन आप यकीन कीजिए कि बीजेपी आला कमान इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। वो लोग खुद कहेंगे कि नहीं है, वो भले आज इस बात को कह रहे हैं। जयंत भैया, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं खुद पत्रकार हूँ, आप भी पत्रकार हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ। क्या होता है कि जब कोई बड़ी घटना घटती है तो छोटे जगहों पर जो वहाँ के रिपोर्टर होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं और दिल्ली से बड़े बड़े रिपोर्टर एंकर को हम भेज देते हैं। तो शुरू में देखने में अच्छा लगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम ये रहा कि जो लोकल लेवल पर जो जर्नलिज्म था वो खत्म हो गया धीरे धीरे। कोई बड़ी घटना घटेगी तो दिल्ली से लोग आ जाएंगे। तो क्या राजनीति में भी ये इस बात की शुरुआत मानते हैं आप कि जीतने के दिल्ली से हम भेज देंगे, और जो लोकल नेता जो कभी मतलब कि कार्यकर्ता से अपना काम शुरू किया था, जिसने पूरा जीवन इसमें झोंका है, उसकी जगह हम ऊपर से लाएंगे और सीधे अमिताभ बच्चन टाइप के लोगों को या यहाँ के कोई लोकल मैच हो विराट कोहली को उतार देंगे, तो क्या ये सही पैटर्न है? ये सही पैटर्न तो नहीं है, पर ये इसमें अभी चूंकि एक अंडर करंट था मध्य प्रदेश में ये लाडली बहना वाला, तो उसके चलते जो बाहर से लाए गए वो लोग भी जीत गए हैं। जैसे फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, वो तो ऊपर से ही आए हुए सांसद रहे हैं वहां से, और वो उनका जीतना हाँ वो हार गए हैं मतलब चुनाव। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से जिसको लाएंगे तो वो जीत ही जाएगा। हाँ, वो अंडर करंट होती है। जैसे इंदिरा जी ने जब गरीबी हटाओ की बात की थी, तो ऐसे ही। और भारत में गरीबी की यह हालत है कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 जनवरी को जो 25 दिसंबर को जन्मदिन था, लालजी टंडन उनके प्रतिनिधि थे, वो साड़ी मुफ्त में बांट रहे थे वहाँ लखनऊ में। वो साड़ी के लिए भगदड़ में 22 महिलाएं मर गईं। तो जो साड़ी के लिए जिस देश में 22 महिलाएं मर सकती हैं, तो 1,01,1250 रुपए। मैं बहुत जर्नलिस्टिक टर्म यूज कर रहा हूँ, देहाती भाषा में बोल रहा हूँ कि लोभियों के गांव में ठग भूखे नहीं मरते हैं। ऐसा आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो इंस्टॉलमेंट सेंटर से लाए थे, उस समय ये चाहते थे किसी तरह से गवर्नमेंट बने। इसका मतलब है कि इनको उम्मीद नहीं थी ना? जी नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये सोच रहे थे किसी तरह से गवर्नमेंट बना है। और इनकी जो अभी जितनी सीट आ रही है, ये तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतनी सीट आएगी। हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी सीट आएगी। ठीक है, गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन बहुत थिन मार्जिन से बनेगी। लेकिन उसको इंश्योर करने के लिए इन लोगों ने दिल्ली से 7 एमपी को यहाँ बुलाया, ताकि यहाँ के जो इंस्टॉलमेंट है उसके अगेंस्ट में इंस्टॉलमेंट को लगाया, जस्ट टू इंश्योर विन कि किसी तरह अपनी गवर्नमेंट बन जाए। और जहाँ तक सनातन धर्म का सेंटिमेंट्स का सवाल था, तो सनातन धर्म का सेंटिमेंट्स बिल्कुल काम नहीं किया।
मेरे हिसाब से। वो होता 2018 में भी काम किया जी, होगा। वो सनातन धर्म का सेंटिमेंट्स बिल्कुल काम नहीं किया। जो अपने लोगों का जो धर्म है अपने मानते हैं। अब किसी ने सनातन धर्म के बारे में बोल दिया, कुछ उसके साथ उसके खिलाफ गलत बोल दिया, तो लोगों को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। भाई ठीक है, हमारा जो धर्म हम मानते हैं। अब किसी ने कुछ बकवास कर दी तो बकवास कर दी, लेकिन उसका कोई बड़ा रोल नहीं था इस इलेक्शन में। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आपने शुरू में ही कहा था कि लाडली बहना योजना, फिर आप बहुत गौर से सोचिएगा इस डिबेट के हमारे खत्म होने के बाद, इस सत्र के बाद, कि क्या भविष्य में शिवराज सिंह चौहान ये बात मानने को तैयार होंगे कि लाडली बहन योजना जो थी वही, तो फिर तो इसका मतलब आपने साढ़े 4 साल कोई विकास नहीं किया। कुछ मत कीजिए, आखिर में जाते हुए बच्चे ने 5 हुआ, दादी ने 2 रुपए पकड़ा दिए, दादी बड़ी अच्छी हो गई, तो उस टाइप की कोई योजना हो गई। क्या आपको लगता है फिर से आप एडमिट करने की लाडली बहन योजना जो है वही सबसे कारगर रहा? लाडली बहन योजना की वजह से निश्चित रूप से सीटें ज्यादा आई हैं, लेकिन सरकार जो बनी है वो मेरे हिसाब से तो सनातन धर्म के उससे मानने के लिए, या वो हिंदुत्व जाग गया है। सरकार तो उसी पे बनी है, तभी हम यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जीते हैं, वहां भी जीते हैं, राजस्थान में भी। नहीं, मैं एक प्रश्न इसके साथ जोड़ता हूँ। लाडली बहना योजना ने काम किया है, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी ने जो पैसे बांटे वो काम किया है, तो वही पैसे तो अशोक गहलोत ने राजस्थान में बांटे थे, वहां काम क्यों नहीं किया? मैं राजस्थान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे को मैं मालूम नहीं था दोनों है, जगह। मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है मैं राजस्थान के, और ना ही मैंने उस राजस्थान की मैं आपको बता रहा राजनीति हूँ। में कोई इंटरेस्ट लिया। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे पैसे बांटे गए, और वहां भी गैस जो है सो गैस सिलेंडर 600 रुपए का 500 रुपए किया गया, देखिए, तो वो बेनिफिट वहां भी दिया गया, तो वहां कारगर क्यों नहीं? देखिए, रेवड़ी बटी तो सब जगह बट रही है, और जब रेवड़ी एक कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी मुड़ मुड़ अपने हाथ, तो कुछ ऐसा ही राजस्थान में गहलोत जी के साथ हुआ होगा कि उनने अपने ही अपने आदमियों को रेवड़ी बांटी और उनका प्रचार किया होगा। ये मेरा सोचना है, क्योंकि मैं परंतु एक और बात है, मैं लाडली बहना योजना, सनातन धर्म, इन सबको देख के मेरे अनुमान से बीजेपी को सीट कम मिली है। मैं तो सोचता था बीजेपी को इस बार 175 सीट मिलेगी, परंतु वो 166 में जाके अभी रुके हुए हैं। तो मेरा अनुमान है अगर ये पूरे राउंड हो जाएंगे, हो सकता है 175 सीट मिले, क्योंकि लाडली बहना ने, हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे, किसी क्रिया में कैटेलिस्ट की तरह काम किया। जो काम था सनातन धर्म, कुछ विकास के कार्य भी हुए हैं शहरों में, सब कुछ है। बट मैं एक और आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू ने उस समय हैदराबाद में और उसमें बहुत विकास के कार्य किए थे, बट अगले चुनाव में वो बुरी तरह हार गए। तो विकास हमारे देश में मुझे लगता है ऐसी जनता के बीच में कोई मायने नहीं रख रहा। बहुत बढ़िया बात, कोई मायने नहीं रख रहा। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप ये बात सरकार के पक्ष में कह रहे हैं कि विपक्ष में कह रहे हैं? नहीं, मैं एक अच्छे नागरिक होने के नाते सब चीजें बोल रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ लाडली बहना योजना भी इनको क्या कहते सम्मान पूर्वक जीने के लिए जीविका दी जाए, बहनों को आगे जाके इनसे कुछ काम कराया जाए, काम कराने के बाद ये पैसा दिया जाए। आत्मसम्मान खो के अगर इस तरह हम पैसे बांटते रहे तो हमारे देश का हाल बहुत बुरा होगा। भैया आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये जायज है? ये पैसा तो हमारे टैक्स का पैसा है। ये बिल्कुल जायज। ये सरकार जो पैसा दे रही है, कह रही है मैं दे रही हूँ, सरकार मतलब मैं दे रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं क्या पैसा वो दे रहे हैं? वो तो हमारे टैक्स का पैसा दूसरे मत में लगना था, आपने उसको बांट दिया, किसी को भी बांट दिया, तो पैसा अपने घर से तो नहीं दे रहे ना। पुराने जमाने में राजा महाराजा खुशी के मारे अपने गले की चेन उतार दे देते थे, मोतियों की माला दे देते, अंगूठी देते थे, तो अपना पे दे, अपनी चीज दे देते थे। बिल्कुल कर रहे थे। ये फ्री बाइस जो है, तो ये कैसे होना नहीं चाहिए? ये कैसे कह सकते कि हम दे रहे हैं आपको, ये तो मेरा पैसा था। ये तो ठीक है, लेकिन जनता को भ्रमित करने के लिए बोलते हैं ना कि हम दे रहे हैं, तो अब जनता को क्या मालूम, बेचारी जो गरीब जनता है या मजदूर हैं, जो किसान हैं, तो उनको समझता है सरकार दे रही है, और सरकार कहाँ से लाके दे रही है वो नहीं एनालाइज करते हैं, वो तो हम और आप एनालाइज करते हैं। इसमें तो ये खतरा रहेगा हमेशा कि सरकार पहले बहुत सारे लोग गरीब रखे और उसके बाद आखिर में उनको कोई ऐसी चीज 1250 रुपए दे दे राखी के नाम पर, इसके नाम यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा इस बीच में। बहुत अच्छी बात मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा। हमारे पिताजी के पास हम बैठते थे तो बोलते थे भूखे से पूछिए दो क्या होता है, तो वो बोलता 5 रोटी। हमारे यहाँ का हालात यही कर दिया गया है कि नीचे बैठे हुए हैं वो जैसा भूखे हैं तो 5 रोटी बोल रहे हैं, और वोट जो है इसके ऊपर दे रहे हैं, कोई विकास के ऊपर वोट नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये सरकार जो है सो कुछ काम नहीं किया उसने, ये आप कहना चाहते हैं? देखिए, विकास भारत में बड़ा एक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में विकास क्या है डिफाइन नहीं है। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन को विकास कहते हैं, सड़क बन गया, बिजली हो गई, कहीं पानी है, सबको विकास कहते हैं। और ये जो इंडिविजुअल के खाते में पैसा आ जाना,
तो ये और 1,30,00,000 महिलाओं के पास आया, जबकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट थे, कांग्रेस को उससे कम थे, आधा %, परंतु सीटें ज्यादा थी इसलिए सरकार बन गई। तो यदि लाडली बहना ने 5% वोट बढ़ा दिए होंगे तो ये थंपिंग में। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि सर्कस में जो शेर होता है ना, उसको पहले जंगल में गड्ढा करके किसी तरह गिराकर फंसा दिया जाता है, फिर फंसा करके फिर उसको भूखा रखा जाता है, फिर उसको निकाल करके लाकर पिंजरे में रखा जाता है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाता है। तो शेर ये सोचता है कितना अच्छा आदमी, इसने मुझे बचा लिया, खाना दे रहा है मुझे। तो ऐसे ही कुछ कर दिया गया कि गरीबी खत्म मत करो, बाद में उनको थोड़ी खुराक दे दो। तो बेचारे गरीब, उनको तो शायद पता ही ना हो कि गरीब रखा किसने। तो 75 साल का भारत का जो विकास का इतिहास है वो यही है। आप इस पर ये कहना चाहते हैं कैसे किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, गरीब को हमेशा गरीब रहने दिया जाए, और क्योंकि ये लास्ट वोट में- बैंक है। मुझे अगर मैं एक वन बंधु परिषद एकल विद्यालय के अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें अब ये बातें कहना है आपके सामने कि नहीं कहना है, आप आप तय करेंगे, आपको जो कहना है कि कहें। उसमें लेकिन सब कुछ लाइव हो रहा है, आपको बता हाँ कोई बात नहीं, लाइव हो रहा है। तो उसमें मैं एकल विद्यालय नहीं, इसको ऑन कर दीजिए ना, इसको ऑन करिए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बंद हो गया। हाँ बोलते रहिए। एकल विद्यालय के अभियान में हम जाते थे, तो उस समय बहुत अच्छा अभियान था। लोगों को वो था कि शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य और संस्कार सिखाने की बात, उस पे हम काफी काम कर रहे थे। परंतु उस समय जब वो काम हो रहा था तो उसमें हमारे GTV के सुभाष गोयल जी ने सुभाष बोला चंद्रा था, जी। हाँ सुभाष चंद्रा जी। सुभाष चंद्रा जी ने बोला था कि मैं गांव-गांव में इसके माध्यम से जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये शिक्षा के प्रसार को करूंगा। परंतु अब उस समय का मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो भी मंत्री थे, जो शिक्षा मंत्री और ये, तो उन्होंने बोला अगर ये सब पढ़ जाएंगे तो हमको वोट कौन देगा। वो किसकी गवर्नमेंट थी अब आप मुझे बहुत खुशी है कि आज आप इस मंच से लाइव एकदम बिल्कुल जेन्युइन बात कह रहे हैं, वो बात आप कह रहे हैं जो बात सत्य है। वोट कौन देगा। परंतु एक बात है, पिछले कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूं कि अब लोग शिक्षित होना शुरू हुए हैं, अभियान चले हैं शिक्षा के लिए, और जब जब जैसे जैसे बच्चे हमारे या देश के लोग पढ़ेंगे, जागरूक होंगे, तो सरकारें बदलेंगी और विकास की बातें होंगी। तो आपका जो सवाल था कि राजस्थान में यही पैटर्न था, वहां क्यों नहीं हुआ? वहां हुआ है सपोर्टेज, गहलोत जी ने और पायलट जी ने। यस। यहाँ पे 7 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं आपके पास। मुझे लगता है कि सातों लोग जो है सुन तो लीजिए आप। वापस चले जाएंगे फिर से। अब वो अलग बात है। लोकसभा प्रहलाद पटेल जी सोच रहे होंगे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो उनके आसपास के 5-7 सीटें आ गई। इसी तरीके से 166 जो बढ़ी है, और शुरू में आपने देखा होगा कि मोदी जी ने इनको कोई तवज्जो नहीं दी थी शिवराज जी को। वो तो बाद में जब आखिरी में समझ में आने लगा कुछ, तो उनको तवज्जो थोड़ी मिली है। अदरवाइज तो ये सातों आदमी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लगता क्या है मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? मेरे हिसाब से तो इनको शिवराज जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और लोकसभा तक तो बनाना ही चाहिए कम से कम। आपका क्या कहना भैया? मेरा भी यही ख्याल है कि अभी शिवराज जी को ही मुख्यमंत्री बनाना लोकसभा चाहिए। तक ही क्यों? तो इतना अच्छा हाँ, सीटें। नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ, इन्होंने लोकसभा नहीं, मैं बोला, मैं लोकसभा तो नहीं बोल रहा हूँ, इनको ही बनाना चाहिए, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की रग रग को जानते हैं और काफी अच्छा काम, संवेदनशील व्यक्ति हैं विकास के लिए, काम किया है कुछ, और काम किया है उन्होंने उन्होंने। क्यों लाडली बहना से जीते हैं? नहीं नहीं, मैंने बताया ना कि आपको काम तो हुआ है, विकास की जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए जिस समय अनुसार वो नहीं हो पा रही है, परंतु विकास की ओर अग्रसर तो हुए हैं। आपका क्या कहना है, कौन बनना चाहिए, सीएम कौन बनना चाहिए? मुझे लगता है शिवराज सिंह के अलावा अभी मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नहीं है जिसका कि पूरे प्रदेश में Yes. एक इमेज हो। तो ये जो और- बाकी जो दिल्ली से लोग आए हैं, नहीं, ये मंत्री लोग तो रहे, आए हैं, मतलब ये मंत्री बनेंगे, उनके अंडर में ये विधायक बनते इसलिए रहेंगे। कि इनका बैकग्राउंड वैसा है, पर घर घर में जो घुसा हुआ है वो तो ये शिवराज कैसे जी का रहेंगे? है। अंदर तो असंतोष के बीच पनपेंगे ना। अशोक गहलोत के साथ यहाँ पर सचिन पायलट टाइप के विद्रोह धीरे धीरे पनपने लगेंगे अंदर अंदर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में या तो आला कांग्रेस कमान में को किया सब जाता लोगों को है। विड्रॉ करके वापस ले जाना पड़ेगा, यहाँ उपचुनाव करा। भाई ये तो हो सकता है, तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बीजेपी है। बीजेपी बहुत कंफर्टेबल, 8 लोगों को वापस ले ले, वो यही करेगी। उनका कोई इस्तीफा ले ले। कांग्रेस का इतिहास रहा अरे है, 8 डिवाइड एंड रूल। सीट भी 4 सीट भी लूज गए, बीजेपी को लूज करने के लिए कुछ है नहीं बीजेपी के नहीं, पास। तो इंदिरा जी का जो शुरू से आप देखेंगे तो यही रहा है कि वो 2 फैक्शन में बांट के रखते हैं, वो हर जगह 2 लोगों को, वो छत्तीसगढ़ में चाहे वो TS सिंहदेव हो और वो इस प्रकार हर कोई को बांट के रखते हैं और डिवाइड एंड रूल। फिर उनमें से
किसी किसी को अपना सपोर्ट करते रहते हैं, तो उनकी तो अपनी यहाँ कोई पकड़ नहीं है, तो वो जो विरोध वाला है वो जाके उनको खबर देगा कि ये कड़वा कर रहा है। इस प्रकार से रूल करने का इनका एक फैमिली टेंडेंसी है। चलिए, हमारी बैठक बहुत अच्छी रही। बातचीत संसद में जो हम लोग करते थे उस बातचीत को हमने यहाँ पे रिपीट किया बार बार, और इस वाले सत्र में ज्यादा इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है कि इस बार जो बीजेपी को 160 प्लस सीट जो मिलने जा रही है, सीटें मिलने जा रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह है आखिरी के 4 महीने पहले, मतलब चुनाव से पहले 1250 रुपए का बांटा जाना और गैस सिलेंडर में सब्सिडी। ये वजह बता रहे हैं आप लोग, मतलब कि ये लोग भी ये मान रहे हैं, हालांकि बहुत वरिष्ठ पैनल है, और ये लोग जो है ये मान रहे हैं कि बाकी मुझे लग रहा था कि बाकी सारी चीजों का योगदान रहा होगा, लेकिन अगर यही योगदान है तो ये चिंता का विषय हो सकता है भविष्य में कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे या वास्तव में जनता के बारे में कुछ सोचा जाएगा। मैं फिर आऊंगा आपके पास, लाइव आऊंगा और आपसे बातचीत करूंगा। फिलहाल के लिए दे इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।